हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों के साथ पैक्स नॉलेज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के ऊपर आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ इसका हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, मैं अपने सभी किसान भाइयों और बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस महामारी के अंदर अपनी आत्मरक्षा स्वयं करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और 2 गज दूरी बना के रखें, डिस्टेंस बना के रखें। घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहकारिता। सहकारिता के बारे में हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी, लेकिन इसका अर्थ, मतलब और महत्व किसी ने नहीं बताया। जिन लोगों ने भी बताया वो हम तक पहुंच नहीं पाया है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं सहकारिता का मतलब होता क्या है। दोस्तों, सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है। सहकारी जो समितियां होती है वो कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है तथा इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सहकारिता का मतलब क्या होता है कि ये सहकारी समितियां कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिसके अंदर एक विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु इसे बनाया जाता है। ये सभी लोग मिलजुल करके इसमें कार्य करते हैं। दोस्तों, इसकी जो विशेषता है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि ये स्वैच्छिक संस्था है, यानी इसके अंदर खुली सदस्यता है। कोई भी आदमी कभी भी इसका सदस्य बन सकता है और कभी भी इससे त्याग पत्र दे सकता है, सदस्यता वापिस ले सकता है। दूसरा होता है दोस्तों निर्माण, यानी इसका जो निर्माण है वो पहले भी हम बता चुके हैं कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बनाया जाता है। और इसका एक निहित शब्द है जिसके अंदर पूरी संस्था का उद्देश्य छिपा होता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका जो दोस्त झंडा होता है वो सतरंगी होता है, 7 रंगों की पट्टियां होती है उसके अंदर, और ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नियम कानून सब राज्य सरकार बनाती है। संविधान संशोधन 97 2012 के अंतर्गत ये सब होता है। इसकी जो सदस्य हैं, जो सदस्यों का सदस्यों के द्वारा संचालित, अर्थात जो सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही इसको चलाया जाता है। इसका जो मूल मंत्र है वो सामाजिक उत्थान है। मूल मंत्र क्या है? सामाजिक उत्थान, यानी अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने जो आस पड़ोस है इसको किस तरह से ऊंचा उठाया जाए। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो सबसे पहले कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों से की गई थी। सहकारी समितियों की शुरुआत किससे हुई थी? कृषि या कृषि से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं उनकी पूर्ति के लिए इसको अपनाया गया था। भारत में सबसे पहले साख समितियों की स्थापना की गई थी। साख समितियों के बारे में मैं आप लोगों को ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो हमें ऋण उपलब्ध कराती है कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों के लिए, हमें जो अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन 3 तरह का जो लोन हमें दिलाया जाता है वो सब इन सहकारी समितियों के माध्यम से दिलाया जाता है और इसी को हम साख समितियां बोलते हैं। ये लोकतंत्र पद्धति पर आधारित है, मतलब इसके अंदर इलेक्शन वगैरह सब कुछ होते हैं और सबकी एकमत राय होना इसके अंदर जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका पंजीयन कराना जरूरी है। राज्य सरकार के अंदर इसका नामांकन, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। हर साल इसका ऑडिट होता है जिसको हम अंकेक्षण बोलते हैं। किसी भी सीएस या विभागीय जो निरीक्षक होता है उससे, सहकारिता विभाग जो होता है उसके अपने ऑडिटर लगे हुए हैं, निरीक्षक लगे हुए हैं, या फिर किसी भी सीएस से इसका ऑडिट कराया जाता है। और दोस्तों इसका प्रबंधन और नियंत्रण सभी सदस्यों से मिलजुल कर किया जाता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी इसकी सहकारी समितियों की व्यवस्था की। और अब मैं बताता हूं कि भारत में सर्वप्रथम सहकारी समितियों का नियमन तथा नियंत्रण करने हेतु सन 1904 में एक कानून बन गया और वर्तमान में सहकारी समितियों का नियमन नियंत्रण करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम 2012 लागू किया गया था। दोस्तों, ये जो समितियां हैं ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक साख समिति ही बन गई। ये अन्य प्रकार की बहुत सारी समितियां होती हैं, जैसे
सहकारी साख समिति जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उपभोक्ता सहकारी समिति है, आवासन सहकारी समितियां हैं, मुद्रण सहकारी समितियां हैं, उत्पादन सहकारी समितियां हैं, या फिर सरस डेयरी है, अमूल डेयरी, इफको, ये सब सहकारी समितियों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इन सब के प्रचलन की जो प्रक्रिया है कि इनको कैसे कैसे क्रियान्वित किया जाता है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों इन सहकारी समितियों को हमारी राज्य सरकार ने 3 टायर में बांटा हुआ है, मतलब 3 स्थितियों में, 3 स्तरों में इसको बांटा हुआ है। तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों, वो आता है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका नाम है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो सबसे पहला स्तर तो हो गया इसका नाबार्ड। नाबार्ड के नीचे स्तर पे आते हैं, उसमें 2 बैंक आते हैं, एक को सहकारी बैंक कहा जाता है और दूसरे को सहकारी भूमि विकास बैंक के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो सहकारी बैंक है वो अल्पकालीन फसली ऋण और दूसरा मध्यकालीन फसली ऋण देती है, अर्थात अल्पकालीन और मध्यकालीन जो ऋण देने का काम है वो सहकारी बैंक का होता है, जिसे हम अपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। और दीर्घकालीन जो ऋण होता है उसको देने का काम होता है भूमि विकास बैंक का। दोस्तों अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण के अंदर क्या अंतर होता है, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं आपको 1 सेकंड की, कि सहकारी बैंकों के द्वारा जो अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है, जिसे हम एसटी लोन के नाम से जानते हैं, वो 1 वर्ष के लिए होता है। और मध्यकालीन जो ऋण होता है दोस्तों वो उसे एमटी लोन बोला जाता है। उस एमटी लोन की जो सीमा है वो 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए होती है। दूसरी तरफ भूमि विकास जो बैंक है इसमें दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। दोस्तों दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है कि 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक जिसका चुकाना करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सहकारी बैंकों की व्याख्या करेंगे, इसको नीचे तक लेके जाएंगे। इसको नीचे तक ले जाने के लिए पहली अपनी स्टेज पड़ी नाबार्ड की। नाबार्ड के बाद आती है सहकारी बैंक, जिन्हें अपेक्स बैंक कहा जाता है। ये हमें एसटी लोन और एमटी लोन देती है, अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, अर्थात 1 वर्ष तक का और दूसरा 1 वर्ष से 5 वर्ष का। ठीक है सर। इसके नीचे जो हमारी तीसरी जो टायर है, तीसरा जो स्टेज है, उसको हम राज्य स्तरीय बैंक कहते हैं। श्रीमान जी राज्य स्तरीय बैंक है, इसको राज्य सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है और जिसको हम अपेक्स बैंक कहते हैं। 14 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। 14 अक्टूबर 1953 को अपेक्स बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे राज्य स्तर के ऊपर लागू किया गया था और इसका नाम था राज्य सहकारी बैंक। इसके नीचे जो दूसरा है जो कार्य करता है, उस बैंक का नाम है जिला स्तरीय। इसको 1910 में, सन 1910 में अजमेर से शुरुआत है इसकी और केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक यानी जिला स्तर पे जितने भी, मान के चलो जैसे अलवर सहकारी केंद्रीय बैंक है अपना, दी अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो ये जिला स्तरीय पद्धति होगी। राजस्थान के अंदर इनकी जो स्थिति है वो 31 बैंकों की है इस वक्त। राजस्थान के अंदर ये 31 बैंक है और इन केंद्रीय सहकारी बैंकों के अंदर मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों इनके नीचे जो स्टेज आती है वो ग्रामीण स्तर की होती है, उसे कहा जाता है सहकारी साख समितियां, जो अल्पकालीन फसली ऋण देती हैं और इनकी स्थापना सन 1905 के अंदर, सन 1905 के अंदर भिनाय अजमेर से स्टार्ट किया गया। दोस्तों सबसे नीचे लेवल पे जो किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो सीधे किसानों से संपर्क में होता है, किसानों को जो ऋण दिलाता है, ये अल्पकालीन ऋण यहां से दिया जाता है, जिसे 1 साल के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों हम उन्हीं सहकारी समितियों की बात कर रहे हैं जो आपसे गांव-गांव से, ढाणी से जो जुड़े हुए हैं, आपके व्यवस्थापकों की बात कर रहे हैं
वो व्यवस्थापक जो आपको बिना ब्याज का लोन उपलब्ध कराता है, पहली कड़ी यहां से शुरू होती है। यानी सहकारी समितियां होती हैं, समितियों से ऊपर जिला लेवल के बैंक होते हैं जिन्हें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर राज्य स्तरीय बैंक होते हैं जिन्हें राज्य सहकारी बैंक कहा जाता है। इसके ऊपर सहकारी बैंक होते हैं और सहकारी बैंक के ऊपर नाबार्ड होता है। नाबार्ड ने 2 ब्रांच बनाई हुई, एक सहकारी बैंक की बनाई हुई, दूसरी भूमि विकास बैंक की बनाई है। अब भूमि विकास बैंक की बात करते हैं। भूमि विकास बैंक हमें दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी कि उस ऋण को हम 5 साल से लेकर और 20 वर्ष तक उसको चुका सकते हैं। इसमें भी 2 स्तर बनाए हुए हैं, एक राज्य स्तर बनाया हुआ है, दूसरा जिला स्तर बनाया हुआ है। दोस्तों राज्य स्तर जो बनाया हुआ है वो 26 मार्च 1957 को स्थापित हुआ था, 26 मार्च 1957 में, जिसको राजस्थान भूमि विकास बैंक जयपुर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान भूमि विकास बैंक जयपुर। जिला स्तर पे दोस्तों इसको जो बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1924 के अंदर, और इसकी शुरुआत की थी अजमेर से, यानी कि प्राथमिक भूमि विकास बैंक। क्या था? प्राथमिक भूमि विकास बैंक। और वर्तमान में दोस्तों इनकी जो संख्याएं हैं वो है 36। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी छोटी सी आप लोगों के बीच में इन सहकारी समितियों से लेकर के और नाबार्ड तक की। बहुत सारे लोग पूछते कि अरे नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और दोस्तों इन सब का इनका उद्देश्य क्या होता है? कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ये जो नाबार्ड से लेकर के और ग्राम स्तर पर सहकारी समितियां होती हैं, इन सब का मात्र एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है और एक ही इनका ध्येय है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये जानकारी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और जो नए दोस्तों जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों जय हिंद।